हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अपने पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम का तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और उसी एग्जाम को और अच्छी तरह से तैयारी करवाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए लाया है खास कोर्स, जो कि है क्रैश कोर्स। और उसमें हम लोग अब तक आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, और उस थर्ड चैप्टर में हम लोग आज देखने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले क्या है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, फिर उसके बारे में हमें उसका थ्योरी क्या होता है वो लिखना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन या बोले तो उसका स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन या यहाँ पर इसके जगह पे स्ट्रक्चर। ठीक, और उसके बाद वर्किंग मैकेनिज्म, उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे होता है, उसमें कैसे कैसे प्रोसेस होता है और किस प्रोसेस के आधार पर उसमें बिजली या इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। तो इस सभी प्रश्न का जवाब हम लोग आज जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। ठीक, तो देखिए एक प्रकार का डिवाइस होता है, डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। किसको बदलता है? केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ये एक प्रकार का डिवाइस है जिसमें होता है रेडॉक्स रिएक्शन। उस रेडॉक्स रिएक्शन के केमिकल एनर्जी को ये बदलता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी कि जिससे करंट बनता है। ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वैसे ही डिवाइस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। एक बार रिवाइज करें, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन के रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल ऊर्जा, उस केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। और ऐसे ही डिवाइस को क्या बोला जाता है? तो ऐसे ही डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लोग इसका परिभाषा जान गए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, करता क्या है। अब देखिए यहाँ पर इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। ठीक, ये दोनों भी नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखने के बजाय यहाँ पर पूछ देगा कि गैल्वेनिक सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर या उसका वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब करे। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसी का नाम गैल्वेनिक सेल है या बोले तो डैनियल सेल भी है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट थ्योरी के बारे में। जिसका थ्योरी क्या है? तो नॉर्मल से प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका प्रोडक्शन करना है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करना है। कैसे करना है? तो फ्रॉम केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करना है। यही इसका थ्योरी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेन इसके पार्ट स्ट्रक्चर या बोले तो कंस्ट्रक्शन पे। तो देखिए इसमें एकदम बारीकी से आप लोग ध्यान से देखिएगा। द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बीकर्स। ये जो इसका स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोकेमिकल का, इसमें क्या होता है कि दो यहाँ पर बीकर का अरेंजमेंट रहेगा। ठीक, बीकर का दो अरेंजमेंट रहेगा। क्लियर है? उसके बाद रहेगा वन ऑफ विच कंटेन 1.0 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिसमें से एक में क्या रहेगा? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? तो 1.0 मोलर। ठीक, 1.0 मोलर कहने का मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल घुले हुए रहेंगे? तो 1 मोल। तो 1 मोलर सॉल्यूशन रहेगा ये जिंक सल्फेट का एक बीकर में, और दूसरे बीकर में एंड अदर 1.0 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट दूसरे विलियन में बात यह है, वहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का बात किया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं, अगर ए जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पर क्या होता है कि जिंक सल्फेट, एक जिंक रॉड को यानी कि जिंक का रॉड लिया जाता है या छड़ लिया जाता है, उसको क्या किया जाता है कि इस जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डिप्ड कर दिया जाता है, यानी कि डुबा दिया जाता है। वाइल जबकि कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में किस रॉड को डुबाया जाता है? तो कॉपर के रॉड को डुबाया जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद दिस मेटेलिक रॉड, ये जो मेटेलिक रॉड है दोनों जिंक का और कॉपर का, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक, तो दिस मेटेलिक रॉड इन द बीकर आर कनेक्टेड टू द एमीटर। ये जो यहाँ पर मेटेलिक रॉड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ये सब कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो एमीटर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं ऑफ एन इंसुलेटेड वायर थ्रू अ की। और साथ में वो एमीटर से कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो एक इंसुलेटेड वायर के सहायता से, एक तार होता है इंसुलेटेड, और उसमें एक वो किस साथ में उसमें की भी लगा होता है। की यानी कि कुंजी या बोले तो स्विच। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे।
The solution in the beaker are connected by an inverted U containing saturated solution of some electrolytes such as KCl या यानी बोले तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइट या अमोनियम नाइट्राइट। दिस ट्यूब इज नोन एज साल्ट ब्रिज। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो हम लोग देखें कि दो दो कंटेनर है, ठीक, दोनों कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड रोड है, ठीक, तो उसको इन दोनों क्या दोनों बीकर को एक क्या किया जाता है, एक नली से यू टाइप का नली होता है, यहाँ पर क्या है यू ट्यूब, ठीक, तो यू ट्यूब जैसा नली होता है, यू के आकार का एक ट्यूब होता है, ठीक, तो यू के आकार का जो ट्यूब है उससे दोनों को कनेक्ट किया जाता है और उसमें भरा हुआ क्या रहता है, तो ये सभी उसमें भरा हुआ रहता है। और जिस डिजाइन को या जिस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, साल्ट ब्रिज। अब देखते हैं हम यहाँ पर डायग्राम में, देखिए यहाँ पर एक हमारा बीकर है, ठीक, यहाँ पर एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है। पहला बीकर में क्या है कि जिंक सल्फेट है, क्लियर। दूसरा बीकर में क्या है, कॉपर सल्फेट है, क्लियर है। अब जी इस जिंक सल्फेट वाले बिलियन में क्या डाला गया है, तो जिंक के रॉड को लगाया गया है, और कॉपर सल्फेट वाले बिलियन में क्या डाला गया है, तो कॉपर के रॉड को लगाया गया है, क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, ये तो हम लोग जान गए। हाँ, उसके बाद है देखिए ये बीकर फर्स्ट बीकर हो गया और ये सेकंड बीकर, ये इन दोनों बीकर को यहाँ पर ये जोड़ा जा रहा है एक यू जैसे नली से। देखिए ये एक नली है या ट्यूब है जिसका आकार कैसा है, यू के जैसा है, ठीक, तो यू जैसे एक नली है, उसी के सहायता से जुड़ रहा है। और इस नली को क्या बोला जाता है, तो इस नली को बोला जाता है साल्ट ब्रिज, ठीक। और इस साल्ट ब्रिज में क्या होता है, तो ये सब इसमें भरे होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्राइट, ये सब इसमें भरे जाते हैं। और बात करें दोनों इलेक्ट्रोड का, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है एक बाहरी तार की सहायता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें क्या लगा रहता है, एक वोल्टमीटर लगा रहेगा और साथ में एक यहाँ पर कुंजी भी लगा हुआ रहता है, ठीक, तो वहां पर एक कुंजी भी लगा हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक। तो ये तो हम लोग डिजाइन देख लिए कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं वर्किंग मैकेनिज्म पे, कि जो कि इसका सबसे मेन पार्ट है कि आखिर ऐसा स्ट्रक्चर हम तैयार कर देंगे तो इससे बिजली कैसे बनेगा। तो देखिए होता क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म, ऑन प्रेसिंग द की इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इज स्टार्टेड टू द फ्लो। तो जैसे हम की को क्या करेंगे, टच करेंगे या बोले तो वहां पर पूरे परिपथ को कंप्लीट करेंगे की सहायता से, तो यहाँ पर उसको प्रेस जैसे करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ये जो पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरे यहाँ से बाहरी ये जो परिपथ है, वायर है, उसमें करंट दौड़ना शुरू कर देगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। विच डिफ्लेक्शन इज क्लियरली सीन द वोल्टमीटर, और जो करंट का बहाव है उसको देखा जाता है वोल्टमीटर में इसके सुई के विक्षेपण से। ये यहाँ पर जो इसका इंडिकेटर है सुई है, और यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो होता है तो अपने जगह से इस तरह से हिलना डोलना शुरू कर देता है, ठीक। तो उसके सहायता से हमें मालूम चलता है कि इस पाथ से क्या हो रहा है कि उससे करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो हो गया कि कॉमन सी बात कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको पास। अब इसमें हम देखते हैं बाय रिएक्शन कि इसमें होता क्या है। तो देखिए जैसे इसमें जिंक सल्फेट को डुबाया जाता है, जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट में, ठीक, तो यहाँ पर जिंक क्या होता है, इसमें घुलना शुरू हो जाता है। जब भी कोई रॉड अपने ही मेटल के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो वहां पर वो क्या होता है, उसमें घुलना शुरू कर देता है। तो जिंक यहाँ पर डुबाया गया जिंक सल्फेट में, तो क्या होगा, इसमें घुलना शुरू कर देगा। तो घुलेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर बनाएगा Zn2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक। यहाँ पर एक जिंक परमाणु क्या करता है, एक जिंक एटम वहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो यहाँ पर एनोड है, ठीक, इसको एनोड बोला जाता है इस इलेक्ट्रोड को। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो जो जिंक एटम है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बदल जाएगा जिंक आयन में, और ये फिर ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुआ है, रिलीज हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस बाहरी परिपथ से होते हुए आ जाएगा ये कॉपर इलेक्ट्रोड पे, ठीक। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे आएगा तो ये क्या, हम लोग जाने हैं कि जो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में जो जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट ये दोनों रहेंगे, ये दोनों तो आयन है, और आयन सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। तो ये भी किस रूप में रहेगा, Zn2+ SO4 2+, इस तरह से 2- इस तरह से करके इसमें Cu2+,
फिर SO4 2-, इस तरह से करके क्या रहेंगे इसमें, ये सभी मौजूद रहेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से इसके जिंक द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है तो कॉपर के पास आएगा, और कॉपर के पास आएगा तो इस यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर आयन है। एक कॉपर आयन इससे 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बना लेगा, कॉपर एटम बना लेगा, और वो कॉपर एटम धीरे धीरे इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, इधर जमा होते जाता है। ये तो हम लोग मैकेनिज्म में समझ गए कि मैकेनिज्म में हुआ क्या, कि जैसे डुबाएंगे जिंक को वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा कॉपर पे आएगा तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन में Cu2+ आयन है उसके साथ जुड़ेगा और जुड़कर कॉपर एटम बना लेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या कोई भी आयंस का फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ये क्लियर है। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरा है तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कैसे, तो कैथोड टू एनोड की ओर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और एनोड टू कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक, क्लियर है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं इसका पूरा में यहां पर जो भी हुआ उसका रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं एट एनोड। अगर हम पहले बात करते हैं एनोड पर क्या होता है, तो एट एनोड, तो देखिए एनोड पर क्या हुआ है। एनोड पर हम जैसे ही जिंक के रॉड को किस में डुबा है, जिंक सल्फेट के विलयन में, तो ये क्या हुआ है कि ये जिंक आयन में बदल गया है और फिर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, यही ना किया है, सिंपल। अब बात करें अगर कैथोड पर, और हाँ यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर हुआ है ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, एक क्लियर रखिएगा आप लोग। ठीक, कैथोड एनोड पर ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं कैथोड पर। तो देखिए एट कैथोड क्या होता है, एट कैथोड। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉपर आयन था, यहां पर कॉपर आयन था सॉल्यूशन में। एक कॉपर आयन है जो इलेक्ट्रॉन आया है बाहरी परिपथ से उसके साथ मिलेगा और मिलकर क्या बनाएगा, कॉपर एटम बनाएगा इस तरह से। और यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, तो रिडक्शन हो गया यहां पर। ठीक, यहां पर हो गया रिडक्शन और यहां हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि लूज किया है। तो इस तरह से एनोड और कैथोड पर हम लोग देख लिए। अगर बात करें नेट रिएक्शन का, यानी कि पूरे यहां पर सेल में क्या रिएक्शन हुआ है, तो यहां पर देख लेते हैं नेट रिएक्शन इन सेल। तो अगर उसका बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा इस तरह से। देखिए यहां पर इधर है जिंक और फिर कॉपर आयन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो यहां पर हमारे बचेंगे Zn2+ और प्लस Cu। तो ये था नेट रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये एनोड पर, एक कैथोड पर, ये पूरे सेल का रिएक्शन है। तो यहां पर हम लोगों ने रिएक्शन भी देख लिया, मैकेनिज्म भी देख लिया, थ्योरी भी देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो ये पहला प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। अगर फिर भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम और भी अच्छी तरह से अगर कहीं प्रॉब्लम रह जाएगा आपको तो हमें उससे भी दूर करने का पूरी प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है, उसके बाद फिर गिव द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यहां पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमें बताना है ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो यहां पर देखिए फ्यूल सेल होता क्या है ये जान लेते हैं। तो फ्यूल सेल का ही एक एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन होता है वो हमें जानना है। जैसे में देखो अभी हम लोग ये भी जाने हैं कि इस इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन हुआ था, फिर इस इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन हुआ था। तो ये तो बात हुई थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, लेकिन अब हमें किसका बात करना है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। तो पहले फ्यूल सेल जान लेते हैं। तो फ्यूल सेल है क्या, तो फ्यूल सेल इज अ गैल्वेनिक सेल। तो ये भी एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल ही है, गैल्वेनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो विच कन्वर्ट्स, जो बदलता है डायरेक्टली हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी को बदलता है। लेकिन ये हीट एनर्जी मिलता क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंब्यूशन ऑफ फ्यूल्स। तो फ्यूल्स के जलने से, ईंधन के जलने से हीट एनर्जी मिलता है। तो कौन कौन से ईंधन होंगे वहां पर फ्यूल्स हो गए, तो हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर फ्यूल्स हो सकते हैं। तो देखिए उन सभी फ्यूल्स के जलने से क्या प्राप्त होता है, हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वैसे ही सेल को क्या बोला जाता है? फ्यूल सेल। तो आप लोग फ्यूल सेल जान गए कि फ्यूल सेल क्या है। तो एक ऐसा गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन या मीथेन जैसे ईंधन को जलाया जाता है और उससे जो हीट प्राप्त होता है, जो उष्मा प्राप्त होता है, उस उष्मा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में कैसे होता है? तो बात करते हैं पहले एट एनोड। एनोड पर क्या होता है? तो देखिए एनोड पर होता क्या है। तो यहां पर हाइड्रोजन का क्या होगा, हमें हाइड्रोजन का मोलिक्यूल्स ले लेते हैं, 2 मोलिक्यूल्स, ठीक। तो हाइड्रोजन का मोलिक्यूल्स जैसे ही उसमें एनोड की ओर से प्रवेश करता है उसमें, तो ये होता है क्या है कि यहां पर देखिए हाइड्रोजन H2 में क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन रहेगा इस तरह से, ठीक। तो ये टूटेगा तो क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ठीक। तो ये जैसे ही प्रवेश करता है तो वहां पे कैटालिस्ट होते हैं, ठीक। तो उस कैटालिस्ट की सहायता से हाइड्रोजन एटम क्या होता है? टूटता है, आयनाइज हो जाता है। तो आयनाइज हो जाएगा तो क्या होगा? H+ बनेगा, यानी कि प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यहां पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए H2 का, तो यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 4 H+ हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जैसे ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इंटर करते हैं तो कैटेलिस्ट के संपर्क में आकर यहां पर 4 हाइड्रोजन आयंस और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहां पर कि उसमें जैसे ही इंटर करते हैं तो वहां पर एक होता है KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पाया जाता है यहां पर OH, वहां पर क्या पाया जाता है? OH पाया जाता है, ठीक। OH- ऐसे KOH में क्या करेंगे? KOH को तोड़ेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? K+OH-, ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ठीक, तो यहां पर ये जो 4H है, ये 4H क्या करता है? उस हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करता है, ठीक। तो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करेगा तो यहां पर तो 4 हाइड्रोजन एटम है, तो यहां पर भी 4 क्या चाहिए हमें? 4 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए इस तरह से, +4 हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर क्या बनाता है? ये बनाता है H2O। यहां पर क्या बनाएगा? 4H2O, जल के 4 अणु बनाएगा। ये था टोटल रिएक्शन एनोड पर। तो इसको ऐसे हम कर लेते हैं कि यहां पर क्या हुआ है कि H2 और H2 क्या किया है कि 2H2 यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन किया और क्या बनाया है? H2O बनाया है। तो ये था टोटल रिएक्शन एट एनोड, ठीक। ये तो हम लोग जान गए। और अब जानते हैं हम लोग कैथोड पर कि कैथोड पर क्या होता है। एट कैथोड हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा भी है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो हम तो एनोड पर जान गए, अब आते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है कि कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस इंटर करता है। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस इंटर करता है। ये ऑक्सीजन गैस इस यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो H2O है इसके साथ, H2O के साथ, और इसके यहां पर 2H2O, और इसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन आता है यहां पर, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और इस 4 इलेक्ट्रॉन आपस में सभी मिलकर यहां पर क्या बनाएंगे? तो यहां पर बनाएंगे हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। क्लियर है? तो कैथोड पर क्या हो रहा है? तो वहां पर एंटर करता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस यहां पर जो पहले से यहाँ पर जल के अणु बने वो, और फिर उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किया गया हाइड्रोजन के द्वारा उसके साथ, वो सभी के साथ मिलकर क्या करता है कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो ये तो हम कैथोड और एनोड पर बात कर लिए। अगर बात करें नेट रिएक्शन के पूरे, यहां पर देख लेते हैं कि पूरे सेल में नेट रिएक्शन क्या होता है। तो यहां पर बात करते हैं नेट रिएक्शन का। तो यहां पर देखिए नेट रिएक्शन में होता क्या है। यहां पर ए था एनोड पर, ए था कैथोड पर। तो यहां पर देखिए यहां पर OH- और OH- अगर पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक, तो यहां पर बचेगा हमारा H2 और इधर बचेगा O2। अब देखिए यहां पर H2O के 2 अणु है, यहाँ पे 4 अणु है, तो कटेगा तो बच जाएगा यहाँ पर 2। तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा 2H2O इस तरह से। तो यहां पर क्या हुआ? 2H2 + O2, यहां पर क्या बना प्रोडक्ट? 2H2O। तो ये था नेट रिएक्शन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेगा? आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये होता है नेट रिएक्शन इन
फ्यूल सेल। तो हम लोग फ्यूल सेल क्या होता है, उसमें रिएक्शन एनोड पर कैसे होता है, कैथोड पर कैसे होता है, हम लोग ये जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि पूरे नेट रिएक्शन उसमें कैसे होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द हाफ सेल रिएक्शन एंड सेल रिएक्शन ऑफ द डैनियल सेल। तो जो डैनियल सेल है उसका हाफ सेल रिएक्शन हमें लिखना है और उसके बाद हमें जानना है कि उसका पूरा यहाँ पर सेल रिएक्शन यानी कि नेट रिएक्शन क्या है ये। तो देखिए हाफ सेल रिएक्शन क्या है, तो हाफ सेल यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो बीकर है, एक ही यहाँ पर एक पूरे सेल के स्ट्रक्चर में कितने बीकर हैं, 2 बीकर। तो हर एक बीकर यहाँ पर हाफ सेल कहलाता है, ये भी हाफ सेल हो गया और ये भी हाफ सेल हो गया। तो इसमें जो रिएक्शन होगा तो क्या कहलाएगा, हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगा, और इसमें भी जो रिएक्शन होगा ये भी क्या कहलाएगा, हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगा। और ये रिएक्शन हम लोग लिखे भी एट एनोड और एट कैथोड, ठीक। तो उसी बात को यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाफ सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन तो पहले हम लोग देखते हैं एट एनोड, एक कौन सा रहेगा, एट एनोड। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन एट एनोड, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है यहाँ पर, तो जो जिंक है, ये जिंक क्या होता है कि जैसे जिंक सल्फेट में डिप्ट किया जाता है तो जिंक आयन में और टूटता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक। अगर बात करें, ये तो हो गया एनोड पर हाफ सेल रिएक्शन। यहां पर कर देते हैं, रुक जाइए, यहां पर 2E-, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाफ सेल रिएक्शन ऑन या एट एनोड, ठीक। अब हम बात करते हैं हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, ठीक, इस तरह से। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है, तो यहां पर रिडक्शन होता है, ठीक। तो रिडक्शन में क्या होता है कि जो कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता था और क्या बनाता था, कॉपर एटम बनाता था, इस तरह से। और ये तो हम लोग जान गए कि एनोड पर और कैथोड यानी कि दोनों हाफ सेल रिएक्शन हम लोग जान गए। अगर बात करें सेल रिएक्शन का, तो यहां पर आ जाते हैं, वो भी देख लेते हैं, नेट रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन, ठीक। कुल यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर होता है कि जो जिंक है, जिंक और इधर कॉपर आयन, ये दोनों, और इधर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इधर बचेगा जिंक आयन प्लस कॉपर। तो ये होता है नेट रिएक्शन इन डैनियल सेल, या बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या बोले तो गैल्वेनिक सेल। क्लियर है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। इतने ही प्रश्न थे इस चैप्टर के, सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए अपना अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे शेयर करते रहिए, हम जरूर उसका पूर्ण निवारण करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।